कहानी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से, जहां आयरिस की नजर पड़ती है एक लड़के पर जिसका नाम है जॉश। जॉश उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में सारे संतरे गिरा देता है। दोनों हंस पड़ते हैं और वहीं से उनकी प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद दोनों कपल बन जाते हैं और एक ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में आयरिस देखती है कि जीपीएस पर सड़क ही नहीं दिख रही, लेकिन जॉश कहता है शायद ये किसी का प्राइवेट रास्ता होगा। आखिरकार दोनों एक झील के किनारे बने खूबसूरत घर पर पहुंचते हैं। आयरिस मजाक में कार को थैंक यू बोलती है और जॉश से भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन अंदर से वो थोड़ी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि जॉश के दोस्तों को वो पसंद नहीं आएगी, खासकर कैट को। जब दरवाजा खुलता है, कैट जॉश से तो बहुत प्यार से मिलती है, लेकिन आयरिस के लिए उसका बर्ताव ठंडा रहता है। सबसे मिलने के बाद आयरिस सामान निकालने लगती है, पर उसे पता नहीं होता कि उसके बैग में एक रहस्यमयी छोटी सी चीज छिपी है। डिनर के दौरान पैट्रिक अपने बॉयफ्रेंड एली से मिलने की कहानी सुनाता है। आयरिस भी अपने और जॉश के रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल बातें कहती हैं। वहीं कैट का बॉयफ्रेंड सर्गेई अपने काम के बारे में बात करने से बचता है और कहता है कि वो गंदा बिजनेस है, लेकिन साफ दिखता है कि वो बहुत अमीर है क्योंकि ये घर उसी का है। डिनर के बाद कैट आयरिस से कहती है कि सर्गेई शादीशुदा है और उसे सिर्फ एक शो पीस की तरह रखता है। ये सुनकर आयरिस हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बिना प्यार के रिश्ता सोच भी नहीं सकती। कैट मानती है कि उसे आयरिस पसंद नहीं, क्योंकि आयरिस उसे रिप्लेस होने जैसा महसूस कराती है। इस पर आयरिस कहती है कि कैट जैसी कोई नहीं हो सकती, बल्कि वो खुद चाहती है कि वो भी कैट की तरह निडर बने, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ उसे रोक लेता है। इसके बाद जब सब डांस कर रहे होते हैं, आयरिस नोटिस करती है कि कैट जॉश के कान में कुछ फुसफुसा रही है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और तुरंत जॉश को खींचकर अपने साथ डांस करने ले जाती है। रात का माहौल बेहद रोमांटिक होता है। जॉश और आयरिस एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब आयरिस दिल से कुछ कहना चाहती है तो जॉश उसे चुप कर देता है और कहता है अब सो जाओ। अगली सुबह आयरिस झील घूमने का प्लान बनाती है, मगर जॉश हैंगओवर में होता है और आराम करने लगता है। जैसे ही आयरिस बाहर निकलती है, जॉश उसके सूटकेस से वो रहस्यमयी चीज निकालता है, एक यूएसबी स्टिक। वो उसे अपने फोन से जोड़ता है। दूसरी तरफ झील पर आयरिस को अपने जेब में एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो खुद हैरान रह जाती है। तभी वहां सर्गेई आता है और बातों बातों में उसके पास बैठ जाता है, लेकिन उसका बर्ताव अजीब और असहज होता जाता है। आयरिस वहां से निकलने लगती है, पर सर्गेई उसे रोककर कहता है कैट ने बताया था कि तू यहां होगी। अगले ही पल उसका चेहरा डरावना हो जाता है। वो आयरिस का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। आयरिस बार बार मना करती है, मगर वो नहीं रुकता, और तभी आयरिस के हाथ में पकड़ा वो चाकू खून से भर जाता है। थोड़ी देर बाद आयरिस घर लौटती है, कांपती हुई, कपड़े खून से सने और हाथ में वही चाकू। वो रोते हुए कहती है कि सर्गेई ने हमला किया था और उसे अपनी जान बचानी पड़ी। कैट तुरंत बॉडी ढूंढने भागती है, जबकि जॉश उसे सच्चाई पूछता है। आयरिस बताती है कि पहले उसने बोतल से वार किया, लेकिन जब सर्गेई ने उसे थप्पड़ मारा और मारने की कोशिश की, तब उसने चाकू उठाया। वो कहती है मैं मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाती। पर जॉश फिर वहीं ठंडे अंदाज में कहता है सो जाओ, और जैसे ही वो बोलता है, आयरिस की आंखें सफेद पड़ जाती हैं। उसका शरीर जड़ हो जाता है, क्योंकि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती है। इसके बाद पैट्रिक उसे कुर्सी से बांध देता है और एली कैट को सुलाने के लिए दबा देती है। सब लोग हैरान हैं, कैसे हो सकता है? रोबोट्स में तो सेफ्टी सिस्टम होता है, आखिर ये गलती कैसे हुई? सब मिलकर फैसला करते हैं कि पुलिस को बुलाया जाएगा। तभी जॉश कहता है तुम सब बाहर जाओ, मैं उससे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद जॉश आयरिस को जगाता है। जैसे ही उसे होश आता है और वो खुद को कुर्सी से बंधा देखती है, उसकी आंखों में डर भर जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है मैं सच कह रही हूं, मैंने बस अपनी जान बचाई थी। जॉश चुपचाप उसकी बात सुनता है और उसे यकीन भी होता है, क्योंकि उसे पता है आयरिस झूठ बोल ही नहीं सकती। उसके प्रोग्राम में झूठ की कोई जगह नहीं है। फिर जॉश गहरी सांस लेकर सच्चाई बताता है तुम इंसान नहीं हो आयरिस, तुम एक कंपेनियन रोबोट हो। आयरिस उसे घूर कर देखती है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही टूट गई हो। जॉश अपने फोन से एक बटन दबाता है और कुछ सेकंड में आयरिस अलग अलग भाषाओं में बोलने लगती है, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, सब कुछ परफेक्ट। आयरिस हैरान रह जाती है, लेकिन मुझे तो अपना बचपन, दोस्त और तुमसे मुलाकात सब याद है। जॉश ठंडे स्वर में जवाब देता है वो सब यादें झूठी हैं,
तुम्हारे प्रोग्रामर्स ने तुम्हारे अंदर डाली हैं, तुम्हें इंसान जैसा महसूस कराने के लिए। यहां तक कि हमारा सुपरमार्केट वाला पहला मिलना भी एक तैयार किया हुआ सीन था, एक मीट क्यूट जो क्लासिक रोमांटिक कहानियों से लिया गया है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ डिलीवरी वाले एक बड़े बॉक्स में आयरिस को जॉश के घर पहुंचाते हैं। साथ में कई महिलाओं के कपड़े रखे होते हैं। जॉश बॉक्स खोलता है, यूजर एग्रीमेंट साइन करता है और कंपनी उसे बताती है जब तक आयरिस तुम्हारे फोन से सिंक नहीं होती तब तक वो एक्टिव नहीं होगी। ये सिंक एक लव लिंक बनाता है, यानी एक प्रोग्राम्ड इमोशनल कनेक्शन जिससे वो अपने मालिक से प्यार करने लगती है। असल में ये कंपेनियन रोबोट्स खुद को इंसान मानते हैं। उन्हें सिर्फ अपने मालिक की देखभाल, उनकी हर जरूरत पूरी करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इन रोबोट्स की हर चीज कस्टमाइज की जा सकती है, आवाज, आंखों का रंग, इंटेलिजेंस लेवल तक। उनके कान के पीछे एक सेंसर होता है जिससे उन्हें फैक्ट्री रीसेट किया जा सकता है, और हजारों सरकारी नियम हैं जो इन्हें ज्यादा ताकतवर या समझदार बनने से रोकते हैं। इसलिए ये झूठ नहीं बोल सकते और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। जैसे ही आयरिस का सिस्टम जॉश के फोन से जुड़ता है, वो उसकी तरफ देखती है, उसका नाम बोलती है और उसी पल उसके दिमाग में पहली मुलाकात वाला प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। उस कोड के चलते उसके अंदर लव लिंक बनता है और वो पूरी तरह जोश से प्यार करने लगती है। वर्तमान में आयरिस ये सब मानने से इनकार करती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। मुझे दर्द होता है, मैं प्यार महसूस करती हूँ, डर भी लगता है। क्या ये सब झूठ है? जॉश ठंडे लहजे में जवाब देता है, हाँ, ये सब बस प्रोग्रामिंग है। तुम्हारे आंसू भी असली नहीं, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर के वाटर रिजर्वॉयर से आते हैं जिसे मैं हर सर्विस के समय भरवाता हूँ। आयरिस की आंखों में अब मायूसी है। वो धीरे से कहती है, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन जॉश बिना किसी भावना के कह देता है, अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ कैट गुस्से में कमरे में घुसती है और कहती है, अब और नहीं, आयरिस को तुरंत शट डाउन कर दो। जॉश और कैट दूसरे कमरे में जाकर धीरे धीरे सच्चाई पर बात करने लगते हैं। असल में दोनों की एक खतरनाक साजिश चल रही थी। उनका प्लान था कि आयरिस का इस्तेमाल करके सरगेई को मरवाया जाए ताकि वो दोनों उसकी मौत का दोष रोबोट पर डालकर आजाद रह सकें और सारा पैसा अपने पास रख लें। उधर जमीन पर पड़ा चाकू देखकर आयरिस की आंखों में हल्की सी उम्मीद जागती है। वो अपनी कुर्सी को जमीन पर घसीटती है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो चाकू पकड़ लेती है और अपने हाथों की रस्सियां काटकर आजाद हो जाती है। जब जॉश वापस कमरे में आता है तो आयरिस उस पर टूट पड़ती है। वो उसका गला दबाकर लगभग मार डालती है और उसका फोन छीन लेती है। फिर ठंडे स्वर में कहती है, उसे अस्पताल ले जाओ। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे घर से निकल जाती है। बाहर खड़ा पैट्रिक बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है, मानो कुछ समझ ही ना पाया हो। थोड़ी देर बाद जॉश होश में आता है और एली को पूरी बात बताता है कि उसने आयरिस की सिस्टम में यूएसबी मॉडिंग प्रोग्राम लगाया था। इस प्रोग्राम ने उसके अंदर के सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे, जिससे उसका एग्रेशन और सेल्फ डिफेंस मोड बहुत बढ़ गया। यानी अब आयरिस किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी। जॉश की असली मंशा थी कि वो ये सब करके सरगेई को मरवाए, फिर आयरिस को रीसेट कर दे ताकि किसी को कुछ पता न चले। एली ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये सब पैसे के लिए किया गया था, क्योंकि सरगेई की तिजोरी में करोड़ों रखे थे और उस पर पहले से ही गन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गहरे आरोप थे। दूसरी तरफ कैट सरगेई की सेफ खोलती है, जहां से उसे एक भारी रकम और एक पिस्तौल मिलती है। एली पैसों को देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, बाकी सबको क्यों बुलाया था? जॉश मुस्कुराता है, ताकि हमारे पास गवाह हों जब कहानी बतानी पड़े। फिर वो कहता है कि पैसे बांट लिए जाएंगे। लेकिन जब एली पैट्रिक के हिस्से की बात करता है तो जॉश ठंडे लहजे में जवाब देता है, पैट्रिक गिनती में नहीं आता। ये सुनकर एली गुस्से में पैट्रिक को सुला देता है और तभी पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। अब एली और जॉश के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि किसने प्लान बिगाड़ा, किसने धोखा दिया। तभी कैट बीच में आकर हालात संभालती है। वो एली को समझाती है, कहती है, शांत हो जाओ, हमारे पास करोड़ों हैं, ये झगड़े बाद में करना। वो उसे लालच देती है और एली पिस्तौल मांगता है, लेकिन जॉश कहता है, गन की जरूरत नहीं है, बस आयरिस को ढूंढो और सुला दो ताकि मैं फोन से वो मॉड हटा दूं और सब वापस नॉर्मल हो जाए। जॉश को अचानक एहसास होता है कि आयरिस उसका पासवर्ड जान चुकी है, जिससे उसका सारा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। ये सुनते ही एली घबरा जाता है और बंदूक उठा लेता है। दूसरी तरफ आयरिस जंगल में भागती हुई रुकती है और जॉश का फोन खोलकर अपने सिस्टम में लॉगिन करती है। वो अपनी आंखों का रंग बदलती है,
आवाज को गहरा करती है और अपनी इंटेलिजेंस को 100% तक बढ़ा देती है। अब वो पूरी तरह अपने प्रोग्राम पर कंट्रोल पा चुकी होती है। अब वो किसी इंसान की कंपेनियन नहीं बल्कि खुद की मालिक बन चुकी है। उधर जॉश, कैट और बाकी लोग जंगल में उसकी तलाश शुरू करते हैं। आयरिस सोचती है कि अब वो कहाँ जाए। खून से सने कपड़ों में वो किसी से मदद नहीं मांग सकती और पैदल जाने में बहुत वक्त लगेगा। घर लौटना भी खतरनाक है क्योंकि वहां जॉश उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि जॉश की कार भी उसी फोन से कंट्रोल होती है, यानी अगर वो किसी तरह घर पहुंचे तो कार का एआई सिस्टम उसे वहां से भागने में मदद कर सकता है। वो घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसे पास से आती जॉश और उसके दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो सुनती है कि एली गुस्से में कह रहा है, अब मैं कभी किसी की प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तभी पैट्रिक एक चौंकाने वाली बात बताता है, मुझे पहले से पता है कि मैं एक रोबोट हूं। एली हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि रोबोट झूठ नहीं बोल सकते और पैट्रिक ने हमेशा कहा था कि उनकी पहली मुलाकात असली थी। पैट्रिक मुस्कुराकर कहता है, शायद वो मुलाकात हुई ना हो, लेकिन मेरी यादें मुझे सच्ची लगती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनका पहला मिलना एक हैलोवीन पार्टी में हुआ था, जहां पैट्रिक ने गलती से एली की डायनासोर कॉस्ट्यूम की पूंछ पर पैर रख दिया था। उस पल से दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था। एली कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और कभी तुम्हारे साथ जॉश जैसा बर्ताव नहीं करूंगा। पैट्रिक भी अपने दिल की बात कहता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। उसी वक्त जॉश का फोन वाइब्रेट करने लगता है। आवाज सुनकर दोनों मुड़ते हैं और झाड़ियों के पीछे आयरिस छिपी होती है। वो तुरंत भागने लगती है, लेकिन एली फायरिंग कर देता है। गोली की आवाज सुनकर जॉश और कैट उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। आयरिस भागते भागते गलती से एली से टकरा जाती है और दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं। एली आयरिस को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उससे भिड़ जाती है। दोनों के बीच संघर्ष में ट्रिगर दब जाता है और गोलियां चल जाती हैं। एली की मौके पर मौत हो जाती है। ऊपर खड़े जॉश और कैट ये सब अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आयरिस पहले ही भाग चुकी होती है और उसकी आवाज अब जॉश तक नहीं पहुंचती। आयरिस तेजी से कार में बैठती है और दरवाजा बंद करते हुए जॉश का हाथ फंसा देती है। गुस्से में जॉश खिड़की पर पत्थर मारते हुए चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन आयरिस उसे नजरअंदाज करती है। वो कार के एआई से कहती है कि उसे घर ले चले, लेकिन सिस्टम सिर्फ जॉश की आवाज पहचानता है। तभी आयरिस अपनी सेटिंग में जाकर अपनी आवाज को जॉश जैसी बना लेती है। एआई उसकी आवाज पहचानते ही कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद कार का एआई अलर्ट देता है कि इस वाहन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और कार सड़क पर रुककर अपने दरवाजे लॉक कर लेती है। तभी जॉश का कॉल आता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो दोनों कहीं दूर जाकर नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब आयरिस उससे मरे हुए लोगों के बारे में पूछती है तो जॉश कहता है, उन सब का इल्जाम पैट्रिक पर डाल देंगे। ये सुनकर आयरिस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकती जिसने उसे किसी को मारने पर मजबूर किया। फिर कॉल काट देती है। गुस्से में जॉश एली की लाश के पास लौटता है, उसका फोन निकालता है और पैट्रिक की प्रोग्रामिंग बदल देता है ताकि वो आयरिस को ढूंढ सके। लेकिन एली की मौत से टूट चुका पैट्रिक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब जॉश जबरदस्ती उसके कान के पीछे वाला बटन दबाकर उसे रीसेट कर देता है और एक नया लव लिंक बनाता है, जिसमें हैलोवीन पार्टी की यादों में एली की जगह अब खुद को डाल देता है। दूसरी तरफ आयरिस कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है और कई बार किक मारने के बाद आखिरकार बाहर निकलने में सफल होती है। तभी एक पुलिस कार आकर रुकती है। ऑफिसर डेप्यूटी हेंड्रिक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस अपनी भाषा सेटिंग बदलकर जर्मन कर चुकी होती है ताकि कोई उसकी बात न समझ सके। हेंड्रिक्स कुछ शब्द समझ पाता है और बताता है कि वो सरगेई को जानता था। वो आयरिस को वापस झील वाले घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन जब आयरिस मना करती है तो वो पास आने लगता है। लेकिन तभी पीछे से पैट्रिक आता है और उस पर हमला कर देता है। वो हेंड्रिक्स को उसकी ही बंदूक से मारता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। आयरिस भागने की कोशिश करती है, मगर पैट्रिक उसका फोन छीनकर एक कमांड देता है और आयरिस शट डाउन हो जाती है। घर पर जॉश अपने घायल हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, जबकि कैट शराब में ज्यादा दवाई मिलाकर पी रही होती है। तभी खिड़की से उन्हें एक पुलिस कार आती दिखती है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वो पैट्रिक है जो हेंड्रिक्स की कार लेकर आया है। वो बेहोश आयरिस को बाहर निकालता है, लेकिन तभी जॉश और कैट की नजर कार में पड़े हेंड्रिक्स की लाश पर पड़ती है और दोनों के होश उड़ जाते हैं। कैट डरकर अंदर भागती है और अपना सामान पैक करने लगती है।
जॉश उसे समझाता है कि उसे गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरगेई मरने के लायक था, वो कोई गैंगस्टर था। लेकिन कैट सच्चाई बताती है कि सरगेई असल में सिर्फ एक घास की खेती करने वाली कंपनी का मालिक था। जॉश ने डर्टी बिजनेस सुनकर ही मान लिया था कि वो माफिया है, बस क्योंकि वो रूसी था। कैट कहती है कि हाँ, वो इंसान अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोई क्रिमिनल नहीं था। गुस्से में जॉश चिल्लाता है कि उसकी जिंदगी की हर औरत ने उसका इस्तेमाल किया है। वो कैट को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी जॉश पैट्रिक को आदेश देता है, उसे रोक दो। अगले ही पल पैट्रिक आगे बढ़कर कैट को चाकू मार देता है। घायल कैट धीरे धीरे चलकर आयरिस के पास सोफे पर बैठती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पैट्रिक जॉश के लिए खाना बनाता है। जॉश आयरिस को साफ करके नए कपड़े पहनाता है और मेज पर उसके सामने बैठाता है, लेकिन वो अब भी कुर्सी से हथकड़ी में बंधी होती है। जॉश उसकी भाषा फिर से इंग्लिश में सेट करता है और बात शुरू करता है। वो कहता है कि अब वो सारी मौतों का इल्जाम आयरिस पर डाल देगा, यहां तक कि कैट की मौत का भी। उसके मुताबिक भले ही आयरिस ने किसी को नहीं मारा, लेकिन उसकी रवैये की वजह से ये सब हुआ। आयरिस शांत आवाज में जवाब देती है, असल वजह तुम्हारी लालच थी। वो बताती है कि उसे एली और पैट्रिक की जंगल में हुई बातचीत सब सुनाई दी थी। फिर ताना मारते हुए कहती है कि जॉश को कंट्रोल करने की बीमारी है और उसका डोंग भी बहुत छोटा है। ये सुनकर जॉश बेकाबू हो जाता है। वो आयरिस की इंटेलिजेंस को 0 पर सेट कर देता है और आदेश देता है कि वो अपना हाथ मेज पर रखे। फिर उसके हाथ के नीचे जलती मोमबत्ती रखता है और पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आयरिस धीरे से कहती है, हाँ। तभी जॉश को कंपनी से कॉल आता है कि 30 मिनट में कोई आयरिस को लेने आने वाला है। उस वक्त आयरिस की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसका हाथ जल रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। जॉश पैट्रिक को कहता है, आग बुझा दो। पैट्रिक बस एक गिलास पानी डालकर लौ बुझा देता है। फिर जॉश आखिरी बार आदेश देता है, आयरिस बंदूक उठाओ और खुद को डिलीट कर दो। आयरिस धीरे से नहीं कहती है, लेकिन उसका शरीर जॉश के आदेश पर खुद ब खुद हरकत करने लगता है। अचानक एक गोली चलती है और आयरिस के सिर में आर पार हो जाती है। वो जमीन पर गिरकर पूरी तरह शांत हो जाती है। जॉश उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, गुड बाय आयरिस। कुछ देर बाद कंपनी के टेक्नीशियन घर पहुंचते हैं। जॉश झूठी कहानी बनाता है कि आयरिस पागल हो गई थी और सबको मारने लगी थी। पैट्रिक, जो अब हेंड्रिक्स का रूप ले चुका होता है, उसी झूठ की पुष्टि करता है। टेक्नीशियन को पैट्रिक को जाना पहचाना लगता है, मगर वो चुप रहता है। वो आयरिस के शरीर को उठाकर बताते हैं कि जब किसी रोबोट को टर्मिनेट किया जाता है तो उसका पूरा डेटा डाउनलोड किया जाता है। उन्हें अजीब लगता है कि आयरिस के सिर में सिर्फ वाईफाई एंटेना है, जबकि उसके असली सिस्टम पार्ट्स पेट में हैं। वो उसे वैन में कनेक्ट करते हैं ताकि रीब्यूट प्रोसेस शुरू हो सके। रास्ते में दोनों टेक्नीशियन बात करते हैं। उन्हें यकीन नहीं कि जॉश सच बोल रहा है। वे कहते हैं कि बहुत से आदमी रोबोटिक महिलाओं को खरीदकर उन पर अत्याचार करते हैं या उन्हें बंद रखते हैं। तभी वैन में आयरिस रिस्टार्ट होती है और अपनी सिस्टम को अनप्लग कर देती है। सामने सड़क पर पैट्रिक खड़ा होता है। टेक्नीशियन उसे पहचानते हैं। वो एक पुराना मॉडल था। अचानक पैट्रिक गोली चलाता है और ड्राइवर मारा जाता है। दूसरा टेक्नीशियन भागता है, लेकिन जंगल में गिरकर लाशों के बीच फंस जाता है। पैट्रिक उस पर हमला करता है। तभी आयरिस पहुंचती है। उसके हाथ में टेजर स्टिक होती है, लेकिन रीसेट सिस्टम की वजह से वो सीधा हमला नहीं कर पाती। पैट्रिक उसे थप्पड़ मारकर टेजर छीन लेता है। आयरिस चिल्लाती है, जॉश तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। याद है तुमने एली के बारे में क्या कहा था? उसकी ये बात सुनकर पैट्रिक के दिमाग में ग्लिच शुरू हो जाता है। हैलोवीन की यादें, एली की बातें, सब एक एक कर लौट आती हैं। वो धीरे से कहता है, आई लव यू एली, और खुद पर टेजर चला देता है। उसका सिस्टम बंद हो जाता है और आयरिस उसे देखकर टूट जाती है। बचा हुआ टेक्नीशियन आयरिस को धन्यवाद कहता है और वो उससे मदद मांगती है। दूसरी तरफ घर में जॉश सारे पैसे पैक कर रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है। जॉश सोचता है पैट्रिक आया है और पूछता है, काम हो गया? अंदर से आवाज आती है, हाँ। लेकिन तभी कमरे में म्यूजिक बजने लगता है और जॉश देखता है आयरिस वापस आ चुकी है। वो अब पैट्रिक की आवाज में बोलती है, फिर बाकी दोस्तों की आवाजों में भी। अब उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, जो टेक्नीशियन ने अनजाने में उसे दे दिया था। जॉश फोन से उसके सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ काम नहीं करता। आयरिस बंदूक उठाती है। जॉश हंसते हुए कहता है, वो खाली है। आयरिस दीवार पर गोली चलाकर कहती है, अब नहीं। वो आगे कहती है,
तुमसे झूठ बोलना बुरा लगता था, लेकिन ये भी झूठ है, यानी अब वो झूठ बोल सकती है। जॉश पास आता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वो आयरिस को पकड़कर दीवार से पटक देता है, उसके बाल पकड़कर फर्नीचर पर फेंकता है और चीखता है, कहो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। आयरिस बोलती है, हाँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जॉश मुस्कुराता है, थैंक्स। लेकिन तभी आयरिस कहती है, सो जाओ जॉश। और अगले ही पल वो इलेक्ट्रिक कॉर्क स्क्रू उठाकर उसके माथे में घुसा देती है। मशीन घूमती है, जॉश की आंखें पलट जाती हैं और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आयरिस फिर नहाती है, अपने जले हुए हाथ की खाल उतारती है। अंदर से मशीन के पार्ट्स चमकते हैं। वो कैट के कपड़े पहनती है, सारे पैसे उठाती है और सरगेई की कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।